पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बापा कोई नाम है या किसी का खिताब है। कर्नल टोड के अनुसार शील का नाम ही बापा था। अब उससे आगे श्यामल दास के अनुसार, कविवर श्यामल दास के अनुसार बापा किसी राजा का नाम नहीं किंतु खिताब है। कविराज की सम्मति में 734 ईस्वी में बापा ने मान से चित्तौड़ लिया था और चित्तौड़ लेने के काल से तारतम्य मिलाने वाला शील न होकर उसका पोता महेंद्र हो सकता है, क्योंकि महेंद्र ही रावल के पद से प्रसिद्ध था और बापा को भी रावल पद से विभूषित किया जाता है, अतएव बापा की उपाधि महेंद्र की ही थी। लेकिन डॉक्टर ओझा इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि 661 ईस्वी में अपराजित विद्यमान था और बापा ने 753 ईस्वी में संन्यास लिया था। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच लगभग 100 वर्ष का अंतर आता है, जो अधिक है। अतः महेंद्र का खिताब बापा नहीं हो सकता। प्रोफेसर D.R. भंडारकर के अनुसार प्रोफेसर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने खुमान को बापा ठहराया है, लेकिन प्रोफेसर भंडारकर ने औसतन शासनकाल के आधार पर इसका निर्धारण किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार, डॉक्टर ओझा के मतानुसार बापा उपाधि थी, लेकिन वह कालभोज की उपाधि थी, न कि शील, महेंद्र या खुमान की। इस संबंध में उनका मत है कि नैनश्री ख्यात तथा राज प्रशस्ति में बापा के पुत्र का नाम खुमान दिया है और आठपुर की प्रशस्ति में कालभोज के पुत्र का नाम खुमान दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि कालभोज का उपनाम ही बापा हो सकता है। उन्होंने बापा का 753 ईस्वी में संन्यास लेना, 734 ईस्वी में राज्यारोहण और 713 ईस्वी के बाद चित्तौड़ लेना आदि घटनाओं के वर्षों को मान्यता देते हुए कालभोज को ही बापा माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा डॉक्टर ओझा के उपयुक्त तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कालभोज का पुत्र खुमान था, अतएव कालभोज बापा हो ये कोई तर्क नहीं हो सकता। जहां डॉक्टर ओझा एकलिंग महात्म्य के आधार पर बापा के संन्यास लेने का वर्ष 753 ईस्वी लेते हैं, तो वे उसी समय की कुंभलगढ़ प्रशस्ति को विश्वस्त आधार क्यों नहीं मानते, जबकि ये प्रशस्ति बड़ी छानबीन के साथ तैयार की गई थी। इस प्रशस्ति से डॉक्टर ओझा के लिए कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बप के बाद अपराजित, महेंद्र द्वितीय और कालभोज क्रम से मेवाड़ के शासक अंकित हैं। चित्तौड़, आबू, रणकपुर आदि की प्रशस्तियों में भी बप और कालभोज अलग अलग नाम दिए हैं। ऐसी स्थिति में बापा और कालभोज को एक ही व्यक्ति मानना ठीक नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मतानुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मतानुसार ये मानना ठीक नहीं है कि बापा एक उपाधि थी। उनके ही शब्दों में, वल्लभी के ताम्रपत्र में बप शब्द भेटी के धुलेव के अभिलेख में बपदंती शब्द व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वैसे तो इन व्यक्तियों का हमारे बापा से कोई संबंध नहीं है, पर इससे इतना अवश्य स्पष्ट है कि बप शब्द नाम के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं। नाथों की प्रशस्ति में तो बपक बापा के लिए स्वतंत्र नाम की तरह ही अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बापा एक स्वतंत्र नाम था या एक उपाधि थी। इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। बापा का समय, जिस प्रकार बापा शब्द पर मतैक्य का अभाव है, उसी प्रकार बापा का समय भी विवादास्पद है। कर्नल टोड के अनुसार विक्रम संवत 770 में बापा का जन्म होना चाहिए। उसके अनुसार चित्तौड़ का मौर्य राजा मान 770 विक्रम संवत में मौजूद था। श्यामल दास के अनुसार बापा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीता था, इसलिए उसका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना अधिक उचित रहेगा। भंडारकर भी इस समय को ठीक मानते हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार चित्तौड़ विजय का समय 713 ईस्वी के बाद तथा बापा के संन्यास का समय 753 ईस्वी है, अतः वे बापा का समय 734 से 753 ईस्वी निर्धारित करते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा का समय 7वीं शताब्दी के तृतीय चरण के आसपास मानना उचित ठहराया है। जनश्रुतियों के अनुसार 8वीं शताब्दी में बापा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी, जो गुहिल के नाम से विख्यात हुआ। बापा की चित्तौड़ विजय, जनश्रुति के अनुसार बापा ने मौर्य वंशी राजा मानमौरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, परंतु इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्य वंशी शासक 9वीं सदी में चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बापा ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया था, क्योंकि चित्तौड़ विजय के साथ बापा के नाम का उल्लेख बाद के काल की राज प्रशस्ति अथवा ख्यातों में ही देखने में आता है।
चित्तौड़ विजय का कार्य बापा के बाद अन्य किसी गोहिल वंशी राजा ने किया होगा, क्योंकि मेवाड़ में गोहिल शासक तो अपनी स्वतंत्र सत्ता को भी कायम नहीं रख पाए थे। कई सदियों तक उन्हें विभिन्न शासकों के करद सामंत के रूप में शासन करना पड़ा था। बापा के सिक्के। बापा ने सोने एवं तांबे के सिक्के भी प्रचलित किए। बापा का एक सोने का सिक्का मिला है जो 115 ग्रेन का है। इसी प्रकार बापा का एक तांबे का सिक्का मिला है जो तौल में 27.5 रत्ती का है। इन सिक्कों के प्रचलन से सिद्ध होता है कि बापा एक शक्तिशाली तथा प्रतापी शासक था। बापा की मृत्यु। कर्नल टोड के अनुसार 50 वर्ष की आयु में बापा खुरासान राज्य में चले गए थे और उधर के राज्यों को जीता। वहीं रहकर अनेक स्त्रियों से विवाह किया, जिनसे अनेक पुत्र पैदा हुए। अंत में उनकी वही मृत्यु हुई। लेकिन डॉक्टर ओझा का मत है कि इस कथानक में सच्चाई नहीं है, क्योंकि उसका देहांत नागदा में हुआ था। आज भी उसका समाधि स्थल बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बापा का मूल्यांकन। यद्यपि बापा के संबंध में सही मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है, तथापि दंत कथाओं में छिपे हुए तथ्य उसके जीवन संबंधी घटनाओं पर अवश्य प्रकाश डालते हैं। इन्हीं आधारों पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी माना है। उन्होंने बापा के जीवन तथा कार्यों का जो मूल्यांकन किया है, उसे विवेचन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला है उदात्त जीवन। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि बापा का बचपन में गोएं चराने, हारित से भेंट होने, हारित द्वारा वरदान देने आदि की कथाओं में उसके उदात्त जीवन के रहस्य छिपे हुए हैं। दूसरा, धर्मनिष्ठ और गुरु भक्तिपूर्ण जीवन। बापा से संबंधित हारित ऋषि और एकलिंग भगवान की कृपा के कथानक बापा की धर्मनिष्ठा और गुरु भक्ति के द्योतक हैं। कर्तव्यपरायण तथा परंपरा सेवी शासक। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के ही शब्दों में, उसका पिछले समय में संन्यास लेना ये सिद्ध करता है कि उसको वैभव के समय भी अपने कर्तव्य का गहरा ध्यान था, जिसके कारण उसने अपने पद और स्थान संबंधी सुख तक को त्याग दिया और एक कर्तव्यपरायण और परंपरा सेवी शासक की भांति राज्य के वैभव से तटस्थ हो गया। आर्थिक समृद्धि का सूचक। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि उसके द्वारा प्रचलित सुवर्ण मुद्रा और उसमें उत्कीर्ण चिन्ह बापा की संपन्न स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। बापा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति सोने के सिक्के का प्रचलन किया, जो उसकी प्रतिभा और वैभव का प्रतीक है। डॉक्टर ओझा ने बापा का एक सोने का सिक्का देखा जो तौल में 115 ग्रेन का था। इसके दोनों तरफ बापा से संबंध रखने वाले अंकन थे। कला प्रेमी। सिक्कों तथा उस पर उत्कीर्ण चिन्हों से यह भी प्रमाणित होता है कि उसके शासनकाल में कला को अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति मिली। विजेता। बापा रावल ने एक अच्छे विजेता की भांति अपने राज्य का विस्तार किया और ख्याति प्राप्त की। बापा की विजयों के बाद ही मेवाड़ राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ था। उसने गुहादित्य द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को अपनी विजय नीति से संपूर्ण किया, जिसका लाभ उसके उत्तराधिकारी न उठा सके। विजय नीति में व्यवस्था की क्षमता का अभाव। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा की विस्तार नीति में पाए गए दोष को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि बापा की विस्तार नीति में कुछ ऐसे दोष रह गए कि उसके कारण मेवाड़ की महत्ता को आगे चलकर अवश्य धक्का पहुंचा। निसंदेह हम बापा की विजय नीति में व्यवस्था की क्षमता की कमी अनुभव करते हैं। इसी कारण बापा के पीछे के कतिपय निर्बल तथा निकम्मे शासक मेवाड़ की पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा के निकट भीड़ शक्ति के संगठन को नहीं रोक सके, जिसकी चोटों से मेवाड़ क्षत विक्षत हो उठा। कर्नल टोड ने बापा को कई राजाओं के वंशकर्मों का संस्थापक शासक के रूप में मान्यता प्राप्त, मनुष्यों में पूजनीय और अपनी कीर्ति में चिरंजीवी माना है। कविवर श्यामल दास ने बापा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि महेंद्र बापा हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी महाराजाधिराज हुआ। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के शब्दों में, बापा स्वतंत्र, प्रतापी और एक विशाल राज्य का स्वामी था। श्री गहलोत का कथन है कि बापा रावल बड़ा प्रतापी तथा पराक्रमी राजा था। मेवाड़ के मूल पुरुष गोहिल के बाद ख्याति और वीरता में उसका नाम आता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि
बापा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणीय है। बापा निसंदेह राजस्थान के महत्तम व्यक्तियों में से हैं। बापा के उत्तराधिकारी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा के उत्तराधिकारियों के नाम इस प्रकार दिए हैं: भोज, महेंद्र नाग, शिलादित्य, अपराजित, कालभोज, खुमान प्रथम, मत्तट, भर्तृभट्ट, सिंह, खुमान द्वितीय, महायक, खुमान तृतीय, भर्तृभट्ट द्वितीय, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, अम्बा प्रसाद और उसके बाद लगभग 10 शासक हुए। यथा पहला है भोज। भोज धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति और श्रीपति का उपासक था। भोज ने अपने शासनकाल में बापा की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखा। महेंद्र तथा नाग। भोज के उत्तराधिकारी महेंद्र तथा नाग थे, जो इस पैतृक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में असमर्थ रहे। मेवाड़ के भीलों ने महेंद्र से उसके अधिकार की भूमि को छीन लिया और उसकी हत्या कर दी। नाग केवल नागदा और उसके आसपास की भूमि को ही अपने अधिकार में रख सका। संभवतः महेंद्र और नाग के समय में आंशिक विघटन भी हुआ और गोहिल की मुख्य शाखा से कल्याणपुर के गोहिल वंशी पृथक हो गए। शिलादित्य। नाग का उत्तराधिकारी शिलादित्य एक पराक्रमी व्यक्ति था। उसने भीलों को परास्त करके नागदा के आसपास की भूमि पर अधिकार कर लिया। शिलादित्य अपने वंश के लिए चंद्रतुल्य था। शिलादित्य ने अपने शत्रुओं को परास्त कर तथा भीलों को नतमस्तक कर अपने पराक्रम का परिचय दिया। अपराजित। अपराजित ने शिलादित्य के विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए गोहिलों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। उसने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की, अपने शत्रुओं का नाश किया और विरोधी राजाओं का दमन किया। कालभोज। अपराजित के पश्चात उसका पौत्र कालभोज मेवाड़ का शासक बना। उसने यशोवर्मन को उसके दक्षिण अभियान में सहयोग दिया। आबू के लेख 1285 ईस्वी के अनुसार कालभोज ने कर्नाटक के स्वामी को दंड दिया और आठपुर के लेख में कालभोज को सूर्य के समान तेजस्वी तथा आबू लेख में अपने वंश की शाखा में मुकुटमणि के समान बताया गया है। खुमान प्रथम। कालभोज के बाद उसका पुत्र खुमान प्रथम मेवाड़ का शासक बना। उसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष किया। मत्तट से महायक तक का काल। खुमान प्रथम के बाद मत्तट से लेकर महायक तक के शासकों का समय मेवाड़ का पराभव काल माना जाता है। इनके समय में मेवाड़ के शासक दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ के शासक मात्र रह गए थे। वे राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों की बढ़ती हुई शक्ति को रोक नहीं पाए और उनके सामंतों की हैसियत से शासन करते रहे। खुमान तृतीय। खुमान तृतीय 877 से 926 ईस्वी ने मेवाड़ के गोहिल राजवंश को पुनः प्रतिष्ठा दिलवाई और उसने अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार भी किया। सादड़ी अभिलेख में खुमान तृतीय के द्वारा सुवर्ण तुलादान का उल्लेख है, जो उसकी समृद्धि का द्योतक है। खुमान तृतीय को अंगों, कलिंगों, सौराष्ट्रों, तेलंगों, द्रविड़ों तथा गौड़ों का विजेता कहा गया है। भर्तृभट्ट द्वितीय। खुमान तृतीय का पुत्र भर्तृभट्ट द्वितीय भी एक पराक्रमी व्यक्ति था और उसने यथास्थिति को बनाए रखा। आठपुर के लेख के अनुसार उसने राष्ट्रकूट वंश की रानी महालक्ष्मी से विवाह किया। प्रतापगढ़ अभिलेख में उसे महाराजाधिराज कहा गया है। अल्लट। भर्तृभट्ट का पुत्र अल्लट 10वीं शताब्दी के मध्य भाग के आसपास मेवाड़ का शासक बना। वह भी एक पराक्रमी व्यक्ति था। उसने अपने प्रबल शत्रु देवपाल परमार को परास्त कर गोहिलों की शक्ति का विस्तार किया। अल्लट एक संपन्न तथा सफल शासक था। उसके समय में मेवाड़ व्यापारिक केंद्र भी बन गया था। नरवाहन। अल्लट की मृत्यु के बाद नरवाहन मेवाड़ का शासक बना। उसने चौहान नरेश जय की पुत्री से विवाह कर चौहानों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। नरवाहन ने भी अपने पूर्वजों की भांति मेवाड़ राज्य को सुदृढ़ बनाए रखा। शक्ति कुमार से पदम सिंह तक का काल मेवाड़ का ह्रास काल 997 से 1174 ईस्वी। नरवाहन के बाद मेवाड़ की शक्ति का ह्रास शुरू हो गया। शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार नरेश मुंज ने चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर चालुक्यों ने परमारों को परास्त करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया।
सिद्धराज और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय में मेवाड़ पर चालुक्यों का अधिकार कायम रहा। शक्ति कुमार के उत्तराधिकारी अंबा प्रसाद को चौहानों का भी सामना करना पड़ा। एक घमासान युद्ध में वह वाकपति राज चौहान के हाथों परास्त होकर युद्ध में मारा गया। उसके बाद के 10 शासकों में से कोई भी ऐसा नहीं निकला जो कि गोहिल वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके। तत्पश्चात वैरी सिंह और उसके उत्तराधिकारी विजय सिंह ने पुनः आहड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1171 ईस्वी में सामंत सिंह गद्दी पर बैठा। 1174 ईस्वी में सामंत सिंह ने चालुक्य नरेश अजयपाल को परास्त अवश्य किया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही उसे जालोर के चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल के हाथों पराजित होकर भागना पड़ा। सामंत सिंह के बाद उसके छोटे भाई कुमार सिंह ने चालुक्यों तथा सिसोदिया सरदार भुवनपाल की सहायता से कीर्तिपाल को परास्त करके पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कुमार सिंह के बाद पदम सिंह और उसके बाद जतर सिंह 13वीं शताब्दी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जतर सिंह व बापा के अन्य उत्तराधिकारियों के बारे में।